थिंग्स एकेडमी। आज जो हम अपना टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच स्टेट्स दैट प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक, सबसे पहली चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो आर्टिकल 15 है वो केवल और केवल सिटीजन्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। फर्दर जो इसमें पूछा जाता है वो इसमें पूछा जाता है कि आर्टिकल 15 के क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जो 15 क्लॉज 1 है वो केवल स्टेट को रोकता है डिस्क्रिमिनेशन करने से, और 15 क्लॉज 2 जो है वो स्टेट एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स को रोकता है डिस्क्रिमिनेशन करने से। मैं आपको एडवाइस करूँगी कि एक बार ये लेक्चर देखने से पहले प्लीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को खोल के उसके अंदर आर्टिकल 15 की एक बेयर रीडिंग ज़रूर कीजिएगा, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। फर्दर जो है ये डिस्क्रिमिनेशन रोकता तो है, लेकिन किन आधार पर? केवल और केवल इन आधार पर, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक, ये चीज़ ये कहता है। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें तो सिर्फ इतना ही यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। फर्दर इसके एक्सेप्शन ज़रूर पूछ लेता है कि जो है एक्सेप्शंस में 15 क्लॉज 3, 4, 5, 6 तीनों आ जाते हैं, और क्लॉजेस भी पूछ लेता है, जैसे कि 15 क्लॉज 3 पर्टिकुलरली वुमेन एंड चिल्ड्रन से डील करता है। ठीक, 15 क्लॉज 4 जो कि अपना फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 से ऐड हुआ था, जो कि स्पेशल प्रोविजन बताता है किससे, फॉर द एडवांसमेंट, किसके एडवांसमेंट के लिए, ऑफ द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट से रिलेटेड ये प्रावधान करता है। फर्दर जो आर्टिकल 15 क्लॉज 5 है वो डील करता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के एडमिशन से। ठीक, और एडमिशन चाहे पब्लिक हो चाहे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, और वो भी 93rd अमेंडमेंट ऑफ 2005 से इंक्लूड हुआ है। उसके बाद जो है आर्टिकल 15 क्लॉज 6 जो कि 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019 से ऐड किया गया है। बहुत ही चर्चित आर्टिकल रहा है ये, आप सभी को इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, जो कि बात करता है, किसकी बात करता है, ये बात करता है फॉर द एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, ठीक है ना, ऑफ द सिटीजन्स अदर देन दोज मेंशन्ड इन आर्टिकल 15 क्लॉज 4 एंड 5। ठीक, तो ये तो हो गई बैरेक की बात। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आर्टिकल 15 क्लॉज 3 है, ठीक, वो किससे डील करता है? स्पेसिफिकली विमेन एंड चिल्ड्रन से डील करता है। आपको इसका एग्जाम्पल मिलेगा आर्टिकल 42 DPSP में। मैटरनिटी रिलीफ के बारे में बात की गई है उसके अंदर। ठीक, गवर्नमेंट ने क्या किया है, स्पेशल प्रावधान करने के लिए विमेन को मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट बनाया है। ठीक, ऐसे ही विमेन के लिए सीट्स रिजर्व रही हैं, चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ये सब किसके अंदर आती है, कहाँ से स्टेट को पावर मिल रही है ऐसे कुछ करने के लिए? ये मिल रही है आर्टिकल 15 क्लॉज 3 से पावर। ठीक, आगे जो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 है, 5 है और 6 है, ये तीनों के तीनों कुछ केस लॉज रहे हैं। उन केस लॉज की जो कहानी है, इन्हीं की वजह से ये तीनों के तीनों आर्टिकल आए हैं, और ऑल दो 15 क्लॉज 6 को वैलिडिटी मिली है केस लॉ से, और बाकी देखते हैं, और ये दोनों आए ही केस लॉस के कारण हैं। देखिए, सबसे पहले जो केस आया था वो अपना आता है स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकरण दुराइजन। 7 जजेस बेंच का ये केस था। ठीक, 1951 का। इसकी वजह से क्या हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट करने पड़ गया था गवर्नमेंट को। उस समय जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो असेंबली की जो गवर्नमेंट बनी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो गवर्नमेंट थी वही कंटिन्यू करी थी, उन लोगों को फर्स्ट अमेंडमेंट करना पड़ गया था। हुआ क्या था, मद्रास गवर्नमेंट ने क्या किया था, एक गवर्नमेंट ऑर्डर निकाला, और उस गवर्नमेंट ऑर्डर से जो है इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स रिज़र्व कर दी। किस बेसिस पे रिज़र्व करी? उन लोगों ने वो सीट्स रिज़र्व कर दी रिलीजन, रेस और कास्ट के बेसिस पे। ठीक, गवर्नमेंट का इसमें डिफेंस क्या था? गवर्नमेंट ने इसमें आर्टिकल 46 का डिफेंस लिया। उन्होंने कहा कि भाई प्रमोशन की बात की गई है उसमें SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लासेस के, क्यों सोशल इंटरेस्ट में जो भी हो हम कर सकते हैं, स्टेट एम्पावर्ड है, हमने इसीलिए ये प्रावधान किया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया। इसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए, जो कि अक्सर होता भी रहता है, ये अमेंडमेंट लाया गया था। ठीक, और आप अपने बैरेक्स में यदि पढ़ेंगे तो उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि जो है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 29 क्लोज 2 स्टेट को किसी प्रकार से नहीं रोक सकता यदि वो सोशली या एजुकेशनली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं पर्सन्स की, उनके एडवांसमेंट के लिए वो प्रावधान बनाना चाहे तो। उसके बाद जो इसके अंदर बहुत ही चर्चित केस आता है वो आता है अपना MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर का 1963 का केस है। ये ध्यान रखिएगा, किसी भी प्री पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे मेंस हो, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15। ठीक, आर्टिकल 15, 16 कोई भी ले लीजिए। अभी यूपी जुडिशरी मेंस का पेपर हुआ था, उसमें तो सीधे सारे प्रावधान, सारे के सारे क्वेश्चन ही जो है ना कंपलसरी में आर्टिकल में से दिए गए थे, आर्टिकल 15, 16 और EWS से रिलेटेड जो भी है। ठीक, हाँ, तो लेट्स कम टू द पॉइंट। तो MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर में क्या हुआ था, मैसूर गवर्नमेंट ने क्या किया था, मैसूर गवर्नमेंट ने जो है बैकवर्ड क्लासेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था, बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, और कुछ 68% सीट्स को रिजर्व कर दिया था। यहाँ पे जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने जो है इसमें हेल्ड किया कि ये जो आपने MBC और BC यानी कि मोर बैकवर्ड क्लास और बैकवर्ड क्लास का जो क्लासिफिकेशन किया है वो जस्टिफाइड नहीं है। दूसरी चीज़, कास्ट सिर्फ एक रिलेवेंट फैक्टर नहीं हो सकता,
ठीक, सोल टेस्ट नहीं हो सकता डिटरमाइन करने के लिए, आपको अदर चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। और वो अदर चीज़ों में जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या बताया, जैसे कि पॉवर्टी हो गई या फिर ऑक्यूपेशन हो गई या फिर प्लेस ऑफ हैबिटेशन एक्सेट्रा, इन सारी चीज़ों को भी कंसिडर करना चाहिए। और जो रिजर्वेशन है उस पर 50% की सीलिंग होनी चाहिए। ठीक, और इसमें कोर्ट ने ये भी रिमार्क किया कि आर्टिकल 15 ये एक स्पेशल प्रोविज़न है, डोंट मेक इट अ एक्सक्लूसिव प्रोविज़न फॉर द पर्पज़ ऑफ डिटरमाइनिंग द रिजर्वेशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस। ठीक, उसके बाद जो है गवर्नमेंट ने क्या किया, एक मंडल कमीशन जो है फॉर्म किया गया 1971 में। आर्टिकल 340 के अंदर एज ए ऑल नो कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि जो है कंट्री के अंदर जो भी कंडीशन है, ठीक है ना, सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस लोगों की, वो क्या कर सकता है, एक कमीशन फॉर्म कर सकते हैं प्रेसिडेंट। ये यहाँ पे कमीशन फॉर्म किया गया था और इसी कमीशन के बेसिस पे गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट प्रिपेयर की थी जिसके अंदर 2 रिकमेंडेशन दिए गए थे, जिनमें से एक इकोनॉमिक क्राइटेरिया का भी रिकमेंडेशन था। इस मंडल कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसी को इंदिरा साहनी के जजमेंट में जो है चैलेंज किया गया था। बहुत फेमस जजमेंट है 1993 का। ठीक, इसके अंदर जो है ना करीबन 12 गाइडलाइंस दी गई थी और 9 जजेस बेंच का ये जजमेंट था। मंडल कमीशन केस कहा जाता है इसको फेमसली। इसमें बोला गया था जो है कास्ट जो है सोल बेसिस नहीं होती, वही MR बालाजी वाली बात। ठीक, इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अपने को ध्यान रखने वाली है, जो वो ये है कि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, ठीक, वो क्या कहते हैं, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेसिस पे डिसाइड नहीं किया जा सकता, है ना। 50% सीलिंग को इसमें जस्टिफाई माना गया, लेकिन कहा कि एक्सेप्शनल केसेस में ये क्रॉस भी की जा सकती है। ध्यान रखिएगा इन 2 बातों को, क्योंकि यही बातें आगे आपको जनहित अभियान में काम आने वाली हैं। ठीक, उसके बाद इसमें ये भी बोला गया कि जो है हायर एजुकेशन में, इसी केस में क्या बोला गया, इसी केस में बोला गया था कि हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइक IITs हो गए, ठीक है, MBBS वाले कोई गवर्नमेंट कॉलेजेस हो गए, उनके अंदर जो है रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। लेकिन इस बात को बाइकआउट करने के लिए क्या किया गया, केस आता है PA इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र AIR 2005, जिसके अंदर की गवर्नमेंट ने जिसके ठीक, हाँ ये बात इसमें रिपीट की गई, जिसमें कि क्या बोला गया कि गवर्नमेंट जो है अनएडेड, ध्यान रखिएगा, इसमें कहा था अनएडेड प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं इन्फोर्स कर सकती, जिसको नलिफाई करने के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 5 को ऐड किया गया 93rd अमेंडमेंट ऑफ 2005 के तहत, और जिसमें कि बोला गया था कि आप जो है गवर्नमेंट को नथिंग, पढ़िएगा आप अपने बैरक में, नथिंग इन दिस आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल 15 में या आर्टिकल 19 के क्लॉज 1G में, ठीक, गवर्नमेंट को कोई भी चीज़ नहीं रोक सकती, स्टेट को प्रिवेंट नहीं कर सकती फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली इकोनॉमिक एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस पर्सन्स के लिए, चाहे वो एडेड हो, चाहे अनएडेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो, चाहे पब्लिक इंस्टीट्यूशन हो, उसमें सीट्स को रिजर्व किया जा सकता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। उसके बाद जो है बहुत ही बहुचर्चित जो अपना रहा है 103rd अमेंडमेंट ऑफ 2019, जिससे कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 को जो है इंसर्ट किया गया था, और इसके अंदर क्या किया गया था, एक EWS करके कैटेगरी फॉर्म की गई और उसको 10% रिजर्वेशन जो है, जो रिजर्वेशन प्रेजेंट में चला आ रहा था उसके एडिशन में ये रिजर्वेशन को इसमें डाला गया, जिसको कि जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2022 में चैलेंज किया गया था। ठीक, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जजमेंट आया है इसके ऊपर और 3:2 की मेजोरिटी से ये जजमेंट आया है। जस्टिस UU ललित और जस्टिस भट्ट, ऑनरेबल जस्टिस श्री UU ललित और ऑनरेबल जस्टिस भट्ट का जो है इसमें डिसेंटिंग ओपिनियन है, ध्यान रखिएगा इस बात को। 3:2 की मेजोरिटी को भी ध्यान रखिएगा, जेलों में पूछा जा सकता है, इनफैक्ट आने वाले किसी भी अपकमिंग एग्जाम में पूछा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस रही हैं इसकी, क्योंकि इसके अंदर पहली चीज़ तो क्या बोला गया कि जो EWS है उसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बताया गया। दूसरा इसमें ना जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि EWS को एक सेपरेट क्लास को की तरह कंसिडर किया गया इस रिजर्वेशन के अंदर, और बोला गया इट वुड बी अ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। अगर आर्टिकल 14 आपने पढ़ा हो तो डेफिनेटली आपको समझ में आएगा रीजनेबल क्लासिफिकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें बोला गया कि ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन होगा EWS को एक सेपरेट क्लास कंसिडर करना। ठीक, आगे इसके अंदर बोला गया कि जो आपको याद होगा इंदिरा साहनी वाले जजमेंट 50% की सीलिंग दी गई थी, लेकिन इसमें क्या कहा गया था कि एक्सेप्शन केसेस में इसको एक्सीड किया जा सकता है। इस केस में ये बोला कि इट इज़ एन स्पेशल एंड पेक्यूलियर केस जिसमें कि इस सीलिंग को एक्सीड किया गया है, क्योंकि इसमें जो है ना इंदिरा साहनी के जजमेंट का ही हवाला दिया गया था 50% सीलिंग के लिए। फिर इसके अंदर ये बोला गया एक इंपॉर्टेंट लाइन और ये, जो कि जो रिजर्वेशन है इकोनॉमिक क्राइटेरिया के ऊपर बेसिक स्ट्रक्चर को किसी भी तरीके से डैमेज नहीं करता है। तो ये थी आर्टिकल 15 की कहानी। ये जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं सारे के सारे केस, और ये एक चीज़ यहाँ पे जो है फ्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें कि बताया गया है कि एक प्रिलिमिनरी क्रैश कोर्स हम लॉन्च करने जा रहे हैं 10 जुलाई से। अगर आपको ऐसी ही कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, ठीक, बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर, क्योंकि अब बैक टू बैक वैकेंसीज आ रही हैं, RJS भी आ जाएगी कभी भी, JLO आ ही चुकी है, MP भी आने को रखी है। ठीक, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और बाकी फर्दर डिटेल्स के लिए प्लीज़ डू वॉच द वीडियो, एंड प्लीज़ अगर आपको पसंद आती है इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ दूसरों की भी मदद करें, उन्हें ये चीज़ें शेयर करके। थैंक यू वेरी मच।